डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा तो उसका नाम था कैश बुक। ठीक है। और कैश बुक के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि कैश बुक क्या होती है, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं। आज हम कैश बुक से रिलेटेड एक सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहला सवाल है हमारा, यानी बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए हम ज़रा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी स्लोली स्लोली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं सवाल निकाल लेता हूँ। कैश बुक, ये रहा कैश बुक। ठीक है। आपके नोट्स के मुताबिक है ये क्वेश्चन नंबर 1। आपको ज़रा सवाल पढ़कर समझा दूँ। बहुत मुख्तसर सा छोटा सा सवाल है, क्योंकि पहला सवाल है इसीलिए मुख्तसर सा रखा गया। लिखा हुआ प्रिपेयर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012। ऑन जनवरी 1 2012 ए मोयो नाम है। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ भाई इसका। मैंने सिर्फ मोयो लिखा हुआ है। ए ए मोयो, पता नहीं क्या नाम है ये, बहरहाल। A. Moyo started business with $20,000, which he deposited into the bank account specifically opened for the business. तो वो ये कह रहे हैं कि हमने, यानी कि जो भी ये अंकल का नाम दिया हुआ है, पता नहीं अजीब सा है, तो इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए $20,000 इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। और वो बैंक अकाउंट बिज़नेस के लिए ही है, मतलब कि वो उनका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं था, बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो अकाउंट था, और उसी अकाउंट में उन्होंने $20,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आपके पास कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन्हें हम थोड़ी देर के बाद पढ़ लेते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 7 वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, कंसीडर दी अदर ट्रांजेक्शन दैट पासिस थ्रू द बैंक। वो ये कह रहे हैं कि नीचे हमने जितनी भी आपको ट्रांजेक्शन्स दी हैं, आप ये अज्यूम कीजिए या ये समझिए कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू हुई हैं, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो ऑफिस के कैश से नहीं की गई। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा इसमें, और वो किसका कॉलम बनेगा? कैश का, सॉरी बैंक का कॉलम बनेगा, क्योंकि तमाम ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक के थ्रू परफॉर्म की जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो है वो सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास, कंपनी का नाम लिखा, कैश बुक लिखी, और ये सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका लेजर होता है, यानी कि अकाउंट जो आप बनाते हैं बिल्कुल वही। अगर आप इसकी शक्ल देखें तो बिल्कुल वही शक्ल जो है वो इसकी यहाँ पर बनी हुई है। तो हमें भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ठीक है। ओके। तो कैश बुक लाइक लेजर अकाउंट, यानी टी अकाउंट ऑफ कैश बुक, यानी बैंक का जो है वो हम टी अकाउंट बना रहे हैं, बस यूँ समझ लीजिए। ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल इसी तरीके से है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बैंक का वर्ड लिख सकता हूँ और यहाँ पर अमाउंट लिख सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कैश बुक की जगह पर बैंक लिख दूँ। ठीक। और यहाँ पर मैं अमाउंट लिख दूँ, जैसे कि आप लेजर अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड क्या कहलाती है? आपकी रिसिट साइड। और राइट साइड कहलाती है आपकी पेमेंट साइड, या यूँ कह लीजिए कि लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड और राइट साइड जो है वो आपकी क्रेडिट साइड। ये मैंने आपको समझाने के लिए नीचे जो बात लिखी है समझाने के लिए लिखी है। ठीक है। कि लेफ्ट साइड डेबिट साइड यानी रिसिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड। चलें, अब कुछ बातें यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। पहले मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लूँ, कुछ गड़बड़ इसके अंदर हो सकती है। तो मैं ये दो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और मैं इस कॉलम का कर लेता हूँ टोटल, और मैं इस कॉलम का भी कर लेता हूँ टोटल। अच्छा भाई, ये कुछ खिचड़ी पका रहा है। चलो भाई, इन दो कॉलम्स का कर लिया मैंने टोटल, और ये बैलेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया था कि जनवरी 1 2012 को ए मोयो ने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बिज़नेस के बैंक अकाउंट में $20,000 जो है वो डिपॉजिट किए। अब अगर आप इस ट्रांजैक्शन को देखें तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे बिज़नेस में पैसा आ रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है। पैसा अगर आता है तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिट साइड या डेबिट साइड। रिसिट साइड भी कह सकते हैं, डेबिट साइड भी कह सकते हैं। तो इस साइड पर हमें इसे रिकॉर्ड करना है। अब क्या डेट बताई गई है हमें? डेट है जनवरी 2, तो मैं सॉरी जनवरी 1, ये वाली डेट है। तो यहाँ पर मैं डेट डालता हूँ जनवरी 1। ठीक है। अच्छा, पहले ईयर लिखना था, ईयर लिखना भूल गया, 2012। यहाँ ये कुछ गड़बड़ कर दी इसने, ये इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। 2012, और यहाँ पर भी ये खिचड़ी पकाएगा अभी, तो इसको भी लिख देता हूँ 2012। ओके। तो यहाँ पर डेट डालता हूँ मैं जनवरी 1 की, जनवरी 1 2012।
और मेरे बैंक में पैसा आया है तो रिसिट साइड पर लिखूंगा कितना आया है $20,000, तो मैंने यहाँ लिखा $20,000। और रीज़न लिखूंगा, भाई जो मेरे पास पैसा आया वो कहाँ से आया, वो मालिक ने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया। जब भी ओनर कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है, हम मालिक की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल, कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में $20,000 आए और ये ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लफ्ज़ है कैपिटल का। ठीक, ये हो गया पहला मामला कंप्लीट। उसके बाद लिखा हुआ है जनवरी 2। जनवरी 2 में क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट $5,000। हमने रेंट पे कर दिया। पे कर रहे हैं तो पैसा हमारे कारोबार से जा रहा है तो हमें कहाँ लिखना चाहिए, पेमेंट साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर। तो मैं यहाँ पर आ गया, डेट है जनवरी 2, डेट डाली जनवरी 2। कितना अमाउंट पे किया हमने, $5,000, तो मैंने यहाँ लिखा $5,000। अब जिस पर्पज़ के लिए हमने ये अमाउंट पे किया है वो पर्पज़ हमें यहाँ लिख देना है। तो किस पर्पज़ के लिए हमने पे किया, हमने रेंट के लिए पे किया, तो यहाँ पर रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, रेंट। ठीक, ओके। उसके बाद है जनवरी 3। जनवरी 3 में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फॉर रीसेल $20,000। मैंने $20,000 की गुड्स मैंने परचेज़ किए हैं। अगर गुड्स मैं परचेज़ करता हूँ तो थोड़ी सी बात यहाँ पे खिचड़ी सी पक गई है। क्यों, क्योंकि $20,000 तो आए थे, $20,000 में से $5,000 तो ऑलरेडी हमने पे कर दिए, तो हमारे बैंक में बचने चाहिए $15,000। ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल सही है, $15,000 बचने चाहिए। अब आगे हमें ये कहा गया है कि हमने 3 जनवरी को गुड्स परचेज़ किए यानी बॉट किए फॉर रीसेल, बेचने के लिए। तो बेचने के लिए जो गुड्स हम खरीदते हैं वो मर्चेंडाइज कहलाती है, यानी हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की है $20,000 की। जब मेरे बैंक अकाउंट में है ही $15,000 तो मैं 20,000 की गुड्स कैसे परचेज़ कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, ये बात शुरू में बता दी गई थी कि तमाम ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बैंक के थ्रू की जा रही हैं, तमाम ट्रांजेक्शन्स बैंक के ज़रिए ही की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजेक्शन हम उधार पर कर रहे हैं। तो ये भी आप सोच सकते थे कि सर हमने हो सकता है कि उधार पे गुड्स खरीदी हो, नहीं जी, वो शुरू में बता चुके हैं कि तमाम ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू की जाएगी। तो इट मीन्स कि हमने बैंक के थ्रू ही ये पेमेंट कर दी है। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि बैंक वाला जो है वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर्स की तरफ अगर चलते हैं जहाँ पर हमने अकाउंट्स को डिस्कस किया था कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, तब हमने वहाँ पर ये बात डिस्कस की थी कि बैंक वाला हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे सकता है। और ओवरड्राफ्ट के मायने ये होते हैं कि अगर हमारे बैंक में पैसा कम हो जाता है तो हम बैंक की इजाज़त से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हैं वक्ती तौर पर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर भी मुमकिन है कि बैंक ने आपको इजाज़त दे दी हो कि कोई बात नहीं, आप वक्ती तौर पर हमसे थोड़ा सा अमाउंट ले सकते हैं। तो हमने बैंक से फ़िलहाल $5,000 जो है वो बोरो कर लिया और हमने गुड्स जो है वो बाय कर लिया। बहरहाल हम गुड्स ख़रीद रहे हैं, तो गुड्स ख़रीदने के लिए जिससे भी हमने गुड्स ख़रीदी होगी हमने उसे $20,000 का चेक पे किया हो, यानी उसे पे किए होंगे। जब पे कर रहे हैं तो हमारे कारोबार से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए मुझे, क्रेडिट साइड पर यानी पेमेंट साइड पर। तो डेट क्या है इसकी डेट है जनवरी 3। जनवरी 3 की डेट डाली और अमाउंट कितना है इसका, $20,000। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे सोचिएगा ज़रा, सॉरी, सोच लिया आपने, सही है। तो जब गुड्स परचेज़ करते हैं तो हम शुरू से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम सामान यानी मर्चेंडाइज परचेज़ करते हैं तो मर्चेंडाइज ख़रीदने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेजेस का। सही है जनाब। अच्छा, क्या नीचे टोटल हो रहा है, हाँ जी टोटल हो रहा है। ये टोटल मैंने किया हुआ है क्योंकि आप तो रजिस्टर पे करेंगे तो आपके पास टोटल नहीं होगा, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा जब सब हो जाएगा तब। तो फिलहाल मेरे जो डेबिट साइड है यानी रसीद साइड है उसके मुताबिक मेरा टोटल बनता है $20,000, और जो पेमेंट साइड है यानी जो क्रेडिट साइड है उसके मुताबिक मेरा टोटल बनता है $25,000। ठीक है, बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। जनवरी 4, पेड वेजेस, पे कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मेरे कारोबार से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर। डेट है जनवरी 4। कितना अमाउंट पे किया मैंने, $2,000। तो $2,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब किस चीज़ के लिए मैंने पे किया है, ये वेजेस के लिए पे किया है, तो वेजेस लिख दें, वेजेस एक्सपेंस लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेजेस का वर्ड लिख देता हूँ कि वेजेस के लिए मैंने $2,000 पे किए। ओके, उसके बाद है जनवरी 7। जनवरी 7 में लिखा हुआ है बॉट स्टेशनरी $500। $500 की मैंने स्टेशनरी ख़रीदी है। अगर मैं स्टेशनरी ख़रीदता हूँ तो भी मैं दुकानदार को पैसे दूंगा। जब पैसे दूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो अगेन पेमेंट साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर। तो डेट है जनवरी 7 और अमाउंट है इसका $500 और रीज़न है इसका स्टेशनरी। ठीक, अच्छा थोड़ी सी मैं यहाँ जगह बना लूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनवरी 9। जनवरी 9 में लिखा हुआ है, प्यारी सी बात है, दिल को खुशी होगी पढ़कर,
जिसका कारोबार है उसको। जनवरी 9 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर 32,000। अब देखिए यहाँ पर नहीं बताया गया कि हमने उधार पर बेचा है कैश पे, तो वो पहले ही हमें बात बता चुके थे कि कंसिडर दी ट्रांजेक्शन दैट पासिस थ्रू दी बैंक, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हुई इन सब की ट्रांजेक्शन का ताल्लुक जो है वो बैंक से है, यानी बैंक के थ्रू ही हमने या तो पेमेंट की या पेमेंट रिसीव की है। तो जनवरी 9 में भी जो भी हमने गुड्स सेल की है उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिला है, और वो पैसा भी हमारे ऑफिस में नहीं आया बल्कि बैंक में आया। सेल कर रहे हैं तो हमारे कारोबार में पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, रिसिट साइड पर। तो यहाँ डेट के कॉलम में डेट डालेंगे, जनवरी सॉरी ऊपर डाल दी मैंने, जनवरी 9 कितने आए हैं भाई, $32,000, $32,000 आ गए। और यहाँ पर मैं लिखूँगा रीज़न, रीज़न क्या है कि मैंने गुड्स सेल की हैं, तो सेल्स के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेल्स। उम्मीद है आपको याद होगा कि जब आप मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो मर्चेंडाइज सेल करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेल्स का। ओके, देन इसके बाद है जनवरी 13। जनवरी 13 में लिखा हुआ है बॉट अ मोटर कार फॉर ₹22,000। 22,000 सॉरी रुपीज़ कह दिया, डॉलर, फॉर $22,000 आपने $22,000 की कार परचेज़ की। कार परचेज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपके कारोबार के बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड पर लिखना चाहिए। जनवरी 13 अमाउंट है $22,000, और रीज़न मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, रीज़न क्या है, मेरा रीज़न है क्या ख़रीदा है मैंने, मोटर कार। मोटर कार, मोटर कार क्या है, मोटर कार मेरे लिए फिक्स एसेट है, सही जनाब, यानी नॉन करंट एसेट है। ओके, लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, थोड़ी सी जगह कम कर देते हैं यहाँ पे। लास्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है पेड वाटर $900। मुमकिन है कि आप फ़िल्टर वाटर यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए आपने पानी मंगवाया, और पानी वाले को आपने $900 जो है वो पे किए हैं। पे कर रहे हैं तो कैश आपके कारोबार से जा रहा है, कैश जाएगा तो पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, डेट डालेंगे जनवरी 15, और अमाउंट है $900, पेमेंट साइड पर मैंने लिख दिया, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न है वाटर, तो वाटर मैंने यहाँ लिख दिया, सही है जनाब। ओके, अब अगर मैं देखूं तो मेरे बैंक में जो पैसा आया है, रिसीव हुआ है, वो कितना रिसीव हुआ है, $52,000 का। इधर का जो टोटल बनता है आप तो मैनुअली करेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे, मेरे पास ऑटोमेटिकली क्योंकि एक्सेल पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर जो मेरे पास बैंक में पैसा आया है वो $52,000 आए हैं। पेमेंट साइड के मुताबिक मेरे कारोबार से जो पैसा गया है वो $50,400 जो है वो मेरे कारोबार से गए हैं, ठीक है। अगर ये टोटल यहाँ पर नहीं भी होता तो एक और तरीका है मेरे पास, कैसे, इसको यहाँ से हटा दूँ, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और देखें यहाँ पर शो हो रहा है $50,400, ठीक है भाई। 6 एंट्रीज़ हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, 6 एंट्रीज़ है। 6 एंट्रीज़ का जो टोटल बनता है वो बनता है 50,400। तो मैं यहाँ दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मेरे बैंक में आए हैं 52,000, मेरे बैंक से गए हैं 50,400, इसका मतलब मेरे बैंक में महीने के आखिर में कुछ पैसे बचे होंगे। कैसे मालूम करूं, मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, यानी $1,600 जो है वो मेरे बैंक में बचे, यानी जितना पैसा आया था मेरे बैंक में उसमें से जितना पैसा गया वो मैंने माइनस कर दिया, जो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मंथ के आखिर में मेरे बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं। $1,600 जो है वो मेरे अकाउंट में इस वक्त मंथ के एंड पर मौजूद है। अब ये कहाँ लिखना है, कुछ ऐसा लिखिए कि जिससे मेरी ये दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाए, यानी कैश बुक लाइक अ लेजर, यानी आपका अकाउंट, ठीक है। इसे मैं अकाउंट भी कह सकता हूँ, इसे मैं लेजर भी कह सकता हूँ। तो अकाउंट या लेजर के लिए क्या प्रोसीजर था, क्या रूल था, वो रूल ये था कि आप चाहे अकाउंट या लेजर जो भी कहें तो उसके दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है बराबर होती नहीं है, ये हमें बराबर करनी पड़ती है। तो बराबर करने के लिए कहीं ऐसी जगह पर पैसे लिखिए कि जिसको लिखते ही आपके दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाए। तो जहाँ पैसे कम पड़ रहे हैं वहाँ पर पैसे लिख दीजिए। कहाँ पर पैसे कम करें इस वक्त, क्रेडिट साइड पर यानी पेमेंट साइड पर पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं, 1600। ये मैं जैसे ही यहाँ लिखता हूँ तो देखिएगा मेरी दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, दोनों साइड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, 52,000 52,000। तो बराबर करने के लिए जो हम अमाउंट लिखते हैं उसे हम अपने लेजर में भी पढ़ा था, अपने अकाउंट में भी पढ़ा था कि उसे हम कहते हैं बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी के साथ यानी कि ये जो हम बैलेंस कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, वो हम मंथ की लास्ट डेट पर कर रहे हैं, ठीक है। सवाल में ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि कब कर रहे हैं, तो नॉर्मली लिखा हुआ फॉर द मंथ, पूरे महीने में। तो पूरे महीने का जब एंड होगा तब हम ये काम कर रहे हैं, तो महीने का एंड होगा जनवरी 31 पर। तो मेरे पास जनवरी के एंड में मेरे बैंक में कैश बचा है, यानी पैसा बचा है बैंक में $1,600। अब यही पैसा
मैं अगले महीने इस्तेमाल करूँगा। जब अगले महीने इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब ये पैसा मेरे पास रखा हुआ है, प्लस में है। और अगर रखा हुआ है तो कहाँ लिखा जाएगा, वो रिसिट साइड पर यानी डेबिट साइड पर यानी पॉजिटिव साइड पर। तो इसी 1600 को अब मैं अगले महीने में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब अगले महीने में ट्रांसफ़र करूंगा तो इसकी डेट चेंज हो जाएगी। जनवरी 31 के बाद ये हो जाएगी फरवरी 1, अगले दिन की डेट आ जाएगी। और जो बैलेंस बचा हुआ था वही बैलेंस यहाँ आ जाएगा, यानी 1600 यहाँ आ जाएगा। तो जनाब ये हमने बना लिया है अपना सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि अगर सिंगल एक कॉलम कैश बुक बनाई जाए तो वो कुछ इस पैटर्न पर बनाई जाएगी। सही जनाब। वैसे सिंगल कॉलम कैश बुक आती नहीं है क्योंकि वो तो लेजर ही हो जाता है आपका, तो वो लेजर को दोबारा से आपको देते नहीं है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि कैश बुक किस तरह से काम करेगी, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बात करेंगे कि अगर हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी हो तो उसको बनाने का क्या तरीक़ाकार होगा। फ़िलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इसे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।